नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है ऊंझा, गुजरात से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। गुजरात के जिला ऊंझा की गंज बाजार की एक कंपनी में मुनीम की नौकरी करने वाले मेहता जी आकर अपनी गद्दी पर अभी बैठे ही थे कि उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाकर देखा तो पता चला फोन किसी अनजान का है, क्योंकि स्क्रीन पर नाम के बजाय नंबर आ रहा था। किसी व्यापारी का नया नंबर होगा, ये सोचकर मेहता जी ने फोन उठा लिया। उन्होंने फोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से शहद में घुली आवाज आई, हेलो मेहता जी, मैं डिम्पल बोल रही हूँ। हैरान होकर मेहता जी ने पूछा, कौन डिम्पल? मैं तो किसी डिम्पल को नहीं जानता। नहीं जानते हो तो अब जान जाएंगे, मैं तो आपको खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरी ओर से फिर उसी खनकती आवाज में कहा गया, आप भले मुझे जानती है, पर मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता। खैर छोड़ो ये सब, ये बताइए कि आपने फोन क्यों किया है? मेहता जी ने पूछा। दोस्ती करने के लिए, डिम्पल ने कहा। दोस्ती? आप मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहती है? मेहता जी ने हैरानी से पूछा जरूर, पर एक लड़की द्वारा दोस्ती करने की बात सुनकर उनके मन में लड्डू फूटने लगे थे। एक लड़की ने खुद ही दोस्ती का ऑफर जो किया था, लेकिन उसी समय ऑफिस में कस्टमर आ गए तो उन्होंने कहा, ऐसा है डिम्पल जी, अब ऑफिस में लोग आ गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें नहीं हो सकती। दोपहर को लंच टाइम में मैं आपको फोन करता हूँ। कितने बजे होता है आपका लंच? डिम्पल ने पूछा। 1 बजे। तब तक मुझे इंतजार करना होगा। इतनी देर तक कैसे इंतजार करूंगी मैं? वो बोली। जैसे अब तक किया है, आज से पहले जिस तरह आपका काम चल रहा था उसी तरह चलाइए, मेहता जी ने कहा। मेहता जी, तब की बात और थी, तब आपसे दोस्ती कहाँ हुई थी। अब दोस्ती हो गई है तो इंतजार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा है, अब काम करने दो। दोपहर को 1 बजे मैं फोन करके आपसे बात करूंगा। बाय करने का मन तो नहीं कर रहा है, पर आपको काम है ना, इसलिए बेमन से बाय कह रही हूँ, डिम्पल बोली। डिम्पल ने जैसे ही बाय कहा, मेहता जी ने फोन कट कर दिया और डिम्पल का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। मेहता जी की भी मजबूरी थी, इसलिए ना चाहते हुए उन्होंने फोन तो काट दिया था, पर उनका मन यही कर रहा था कि वो काम छोड़कर बाहर निकल आए और डिम्पल को फोन लगाकर आराम से बैठ जाए और खूब बातें करे। दूसरी ओर वो ये भी सोच रहे थे कि ये डिम्पल कौन है, उन्हें कैसे जानती है, उनसे क्यों दोस्ती करना चाहती है। ये सब उनकी समझ में नहीं आ रहा था। इसी सोच में डूबे होने की वजह से उस दिन काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उनका पैसों के हिसाब किताब का काम था, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो उनकी साख खराब हो सकती थी। बहरहाल किसी तरह उन्होंने दोपहर तक का समय बिताया। लंच होते ही लंच बॉक्स खोलने के साथ ही उन्होंने डिम्पल को फोन लगा लिया। दूसरी ओर डिम्पल जैसे उन्हीं के फोन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेहता जी का फोन लगते ही दूसरी ओर से फोन रिसीव कर लिया गया। फोन रिसीव होते ही मेहता जी के कानों में घुंघरू जैसी आवाज खनकती हुई आई, हेलो मेहता जी, कैसे हैं आप? लगता है आप भी मेरी तरह मुझसे बात करने के लिए बेचैन थे, इसलिए लंच होते ही लगता है टिफिन भी नहीं खोला और फोन लगा दिया। सच कह रही हो डिम्पल, अभी लंच बॉक्स नहीं खोला है, सोचा कि पहले फोन लगा लूं, आपसे बात भी होती रहेगी और लंच भी होता रहेगा। आपसे बात करते हुए लंच करने में आज कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, शायद खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा, मेहता जी ने मक्खन लगाते हुए कहा। मेहता जी कुछ और कहते, डिम्पल बीच में ही बोल पड़ी, अब बस कीजिए मेहता जी, इतना ज्यादा भी मत चढ़ा दीजिए कि नीचे ना आ पाऊं। एक और बात, आप ये जो बार बार आप और डिम्पल जी कह रही है, दोस्ती में ये अच्छा नहीं लगता। जो प्यार और अपनापन तुम कहने और नाम लेने में झलकता है, वो आप और डिम्पल जी में बिल्कुल नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हें आप नहीं कहूंगी, ठीक है ना? डिम्पल बोली। ठीक है, मैं वही कहूंगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुमसे बात करके ही खुश थी, लेकिन अब लगा कि तुम प्यार भी करने लगे हो। अब तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए अब तो मुझे तुमसे मिलने का मन हो रहा है। डिम्पल ने हंसते हुए कहा, मिलोगे मुझसे? क्यों नहीं, तुम मिलना चाहोगी तो मैं जरूर मिलूंगा। अरे हाँ, तुमने अभी तक अपनी कोई फोटो तो भेजी नहीं, जरा देखूं तो मेरी दोस्त कितनी खूबसूरत है।
मेहता जी, मैं अब केवल तुम्हारी दोस्ती नहीं रही, बात और आगे बढ़ गई है। तुम्हारे दिल का तो पता नहीं, पर मेरे दिल में अब कुछ कुछ होने लगा है। डिम्पल ने कहा, मैं अपना फोटो भेज रही हूँ, और हाँ, मेरा फोटो देखते हुए अपना दिल थामे रखना। मेहता जी को लगा कि डिम्पल ये बात कहते हुए मुस्कुरा रही थी। फोटो भेजने की बात सुनकर ही मेहता जी की धड़कनें बढ़ गई। बात करते हुए उन्होंने व्हाट्सएप खोलकर देखा तो डिम्पल का फोटो आया हुआ था। मेहता जी ने झट से फोटो डाउनलोड किया। फोटो देखकर वो उसे देखते ही रह गए। डिम्पल की सुंदरता में वो इस तरह खो गए कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि वो इतनी खूबसूरत लड़की से बात कर रहे हैं। दूसरी ओर से डिम्पल चिल्लाई, अरे कहाँ चले गए तुम? तब मेहता जी को ख्याल आया। उन्होंने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हारा फोटो देख रहा था। सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें देखकर भूल ही गया कि तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। मैं इतनी सुंदर तो नहीं हूँ कि तुम बात करना ही भूल गए। डिम्पल ने कहा, कोई खुद को थोड़े ही सुंदर कहता है। सुंदर तो वही कहेगा जिसे लगेगा। तुम सुंदर लग रही हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मन करता है कि बस तुम्हें ही देखता रहूं। फोटो देखने से क्या होगा? अब तो तुमसे मिलने का मन हो रहा है। मेहता जी ने कहा, मैंने भी अपनी फोटो भेज दी है, तो आ जाओ, मैंने कहाँ मना किया है। रही बात आपके फोटो की, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको जानती हूँ। खैर उसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमसे मिलने के लिए कहाँ आना होगा? मेहता जी ने पूछा। ऐसा करो, तुम एटोर चौराहे आकर मुझे फोन करो, मैं तुम्हें वहीं पर मिल जाऊंगी। डिम्पल ने कहा, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, शाम को 6 बजे के बाद ही मैं आ सकता हूँ। मेहता जी ने कहा, कोई बात नहीं, शाम 6 बजे के बाद ही आ जाना। मैं कहीं जा थोड़े ही रही हूँ, पर अब मैं भी आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। आपकी बातों ने मुझे बेचैन कर दिया है। डिम्पल ने थोड़ा नशीले अंदाज में कहा। अब तक लंच टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए मेहता जी को ना चाहते हुए भी फोन काटना पड़ा। मेहता जी का वो पूरा दिन डिम्पल के ख्यालों में ही बीता। वो बस यही सोच रहे थे कि डिम्पल से मिलकर क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे। संयोग देखो, उन्होंने शाम को डिम्पल से मिलने का वादा कर लिया था, पर वो उस शाम डिम्पल से मिलने जा नहीं पाए। हुआ ये कि उनकी कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें किसी व्यापारी को पैसे देने के लिए भेज दिया था। बड़े दुखी मन से उन्होंने डिम्पल से माफी मांग ली। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो डिम्पल को लेकर तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे, वो उनसे क्या कहेगी। मेहता जी अभी कुंवारे ही थे। डिम्पल पहली लड़की थी जो उनके जीवन में आई थी। इसके पहले किसी लड़की से इस तरह की बातें करने की कौन कहे। उनकी दोस्ती तक नहीं हुई थी, इसलिए तो उसकी रसीली बातों ने उन्हें पागल कर दिया था। जब भी उन्हें मौका मिलता, वो फोन में डिम्पल की फोटो देख लेते थे। वो उससे मिलने के लिए बेचैन थे। सुबह वो उससे मिल नहीं सकते थे, क्योंकि सुबह मिलने से डिम्पल ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि 11 बजे से पहले वो घर से नहीं निकल सकती है, जबकि 9:30 बजे मेहता जी को ऑफिस पहुंचना होता था। वो छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। उस दिन ऑफिस में डायरेक्टर से उनकी जरूरी मीटिंग थी। आखिर मन मारकर वो ऑफिस पहुंच गए। उस दिन जरूरी काम की बात कहकर वो घर से आधा घंटा पहले निकल गए थे। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने डिम्पल को फोन मिला दिया। बातचीत शुरू हुई तो मेहता जी ने कहा, आज लंच टाइम में मैं छुट्टी ले लूंगा, तुम 2 बजे मिलने के लिए तैयार रहना। ऑफिस से निकलते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। डिम्पल तो उनसे मिलने के लिए तैयार ही थी। उसने हामी भर दी। ऑफिस से निकलकर मेहता जी ने फोन किया तो डिम्पल चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे के फोटो देखे ही थे, इसलिए एक दूसरे को पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। मेहता जी ने डिम्पल को देखा तो देखते ही रह गए। इस समय वो फोटो से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। जवानी में तो वैसे भी हर लड़की खूबसूरत लगती है, जबकि डिम्पल तो वैसे भी खूबसूरत थी। मेहता जी सुंदर डिम्पल को पाकर निहाल हो गए थे। कुछ पल तक वो उसे निहारते रहे। चौराहे पर खड़े होकर किसी लड़की से बात करना ठीक नहीं था, इसीलिए मेहता जी ने डिम्पल से कहीं एकांत में चलने को कहा तो डिम्पल बोली, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई ना हो। मेहता जी ने सोचा था कि डिम्पल किसी रेस्टोरेंट में चलकर फैमिली बॉक्स में बैठने की बात कहेगी, पर जब उसने कहीं ऐसी जगह चलने की बात कही कि जहां उन दोनों के अलावा कोई और ना हो, तो वो असमंजस में पड़ गए। वो इस तरह की जगह के बारे में सोचने लगे।
काफी सोचने विचारने के बावजूद कोई ऐसी एकांत जगह उनकी नजर में नहीं आई जहां उसे लेकर जाते, क्योंकि वो समझ गए थे कि डिम्पल इस तरह की जगह पर चलने के लिए क्यों कह रही है। आखिर वो उसे लेकर अपने एक दोस्त के ऑफिस पहुंच गए। तब डिम्पल खींचकर बोली, तुम्हें यही एकांत जगह मिली थी, ऑफिस में क्या होगा? मेहता जी सोच में पड़ गए। जब कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोले तो डिम्पल ने कहा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है क्या जहां मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई ना हो? तब मेहता जी ने कहा, हाँ मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, कहो तो किसी होटल में कमरा ले लेते हैं, पर इस तरह किसी होटल में जाएंगे तो होटल वाला भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। मैं होटल में वैसे भी नहीं जाऊंगी। आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो मेरे साथ चलो। मेरे पास ऐसी जगह है, मेरी सहेली का घर है। इस समय वो मायके गई हुई है, देखभाल के लिए घर की चाबी मुझे दे गई है। वहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं है। आराम से बैठकर जब तक मन होगा तब तक बातें करेंगे। मेहता जी भी तो इसी तरह की जगह चाहते थे। डिम्पल की सुंदरता और उसकी बातों में वो कुछ इस तरह से खो चुके थे कि ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि डिम्पल आखिर उस पर इतना मेहरबान क्यों है कि पहली ही मुलाकात में वो उसे ऐसी जगह ले जा रही है जहां उन दोनों के अलावा और कोई ना हो। डिम्पल के साथ ऐसी जगह जाकर क्या होगा, वो इससे भी अनजान नहीं थे। लेकिन जब आदमी की मति मारी जाती है तो वो अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। यही हुआ मेहता जी के साथ। वो भी अपना भला बुरा नहीं सोच पाए। रास्ते में एक रेस्टोरेंट से खाने पीने का अच्छा खासा सामान बनवाकर वो डिम्पल के साथ उसकी सहेली के घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा था। ताला खोलकर दोनों अंदर पहुंचे तो घर एकदम साफ सुथरा था। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये घर कई दिनों से बंद था, पर मेहता जी ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। मेहता जी सोफे पर बैठे तो डिम्पल भी उनसे सटकर बैठी ही नहीं बल्कि उनकी गोद में लेट सी गई। मेहता जी भी डिम्पल का इरादा भांपकर अपने काम में लग गए। उन्होंने उसके शरीर पर अपने हाथों से हरकत करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वो सब हो गया जो एक मर्द और औरत के बीच में एकांत में होता है। इसके बाद तो डिम्पल और मेहता जी के बीच फोन पर खूब बातें होती थी। जब देखो तब मेहता जी डिम्पल से मिलने भी लगे थे। मेहता जी को डिम्पल से मिलने में मजा भी खूब आ रहा था। पर एक दिन जब मेहता जी अपनी कार से डिम्पल के कहने पर उसे वीरपुर छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में एक युवक मिला जो उनसे लड़ने झगड़ने लगा। वो डिम्पल को अपनी पत्नी बताकर मेहता जी पर आरोप लगाने लगा कि इस आदमी ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए हैं। अब वो ऐसी औरत को कतई नहीं रखेगा जिसके किसी अन्य पुरुष से संबंध है। डिम्पल भी रोने लगी कि अब वो कहाँ जाएगी। वो मेहता जी से कहने लगी कि अगर उसका पति उसे नहीं रख रहा तो वो उसे अपने साथ रखे। मेहता जी तो डिम्पल के साथ सिर्फ मौज मजाक करना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मौज मजे के चक्कर में बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। डिम्पल अब उनके गले की हड्डी बन गई थी। वो डिम्पल के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके थे। डिम्पल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अब वो कहाँ जाएगी। मेहता जी के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, जबकि मेहता जी से उसने खुद को कुंवारी बताकर मौज मजे के लिए संबंध बनाने की बात कही थी। लेकिन अब पता चला कि वो शादीशुदा है। मेहता जी डिम्पल और उसके पति के झगड़े का तमाशा देखने के लिए वहां तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी की सहानुभूति डिम्पल के पति और डिम्पल के प्रति थी। सभी सारा दोष मेहता जी पर मर रहे थे। वहां इकट्ठा लोग भी यही कह रहे थे कि जब डिम्पल का पति उसे रखने को तैयार नहीं है तो मेहता जी को उसे अपने साथ ले जाना होगा। शोर शराबा सुनकर वही पास के ही रहने वाले एनएसपी के नेता नटवर भाई उर्फ नटू भाई ठाकुर भी अपने शागिर्दों के साथ वहां पर आ गए। पूरी बात सुनने के बाद पहले तो उन्होंने डिम्पल के पति से बात की, उसके बाद डिम्पल से बात की। फिर उन्होंने मेहता जी को एक किनारे बुलाकर कहा, मेहता जी अब आपको डिम्पल से शादी करनी होगी। अगर शादी नहीं करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा देगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो एक काम करो, उसे इतना पैसा दे दो कि वो अकेली रहकर अपनी जिंदगी गुजार सके। ये सुनकर मेहता जी के तो होश ही उड़ गए। अगर डिम्पल उनके ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा कर देगी तो उनकी बदनामी तो होगी, जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। डिम्पल के पास उसके साथ
शारीरिक संबंध बनाने के सबूत भी थे। उसने दोनों के संबंध बनाने के वीडियो बना रखे थे। वे वीडियो उसने मेहता जी को भी भेजे थे। जो वीडियो वो अभी तक मौज मजे के लिए देखते थे, अब वही उनके गले की फांस बन गए थे। डिम्पल से वो शादी कर नहीं सकते थे। अगर वो उससे शादी करते तो घर वाले उन्हें घर से निकाल देते, समाज में भी उनकी काफी बदनामी होती। इसलिए उन्होंने पैसे देकर डिम्पल से छुटकारा पाने के बारे में विचार किया। मेहता जी का सोचना था कि 1-2 लाख देकर वो डिम्पल से छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे शादी तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसने झूठ बोलकर मुझसे संबंध बनाया है। ऐसी औरत पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ये जो पैसा लेगी मैं देने को तैयार हूँ। पैसे की खातिर ही तो ये सारी साजिश रची गई थी। इसलिए जैसे ही मेहता ने पैसे की बात की तो एनसीपी नेता नटूभाई ठाकुर ने कहा, ठीक है 50 लाख रुपए दे दो, तुम भी आजाद और डिम्पल भी आजाद। क्या 50 लाख? 50 लाख सुनकर मेहता जी का मुंह खुला का खुला रह गया। मेहता को हैरान परेशान देखकर नट्टू भाई ने कहा, 50 लाख तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं क्या? किसी की जिंदगी का सवाल है। डिम्पल को अभी इसी रकम से पूरी जिंदगी बितानी है। पति छोड़ ही चुका है। तुमसे जो रकम मिलेगी उसी से उसका खर्च चलेगा। फिर भी 50 लाख बहुत होते हैं। बताओ इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? मेहता जी ने साफ किया कि मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। तब फिर तुम डिम्पल के साथ शादी कर लो या फिर जेल जाने की तैयारी कर लो, नट्टू भाई ने धमकी दी। आप बीच में इतना क्यों उछल रहे हो? बात हम तीनों की है, आप बीच में कहां से आ गए? मेहता ने खींचकर कहा, मैं बीच में अपने आप नहीं आया, मुझे इन दोनों ने ये समझौता करने के लिए बुलाया है। नट्टू भाई ने डिम्पल और उसके पति की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम खुद ही उनसे पूछ लो। मेहता ने दोनों की ओर देखा तो दोनों ने एक साथ कहा, ये ठीक कह रहे हैं, हमारी ओर से यही बात करेंगे। मेहता जी समझ गए कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब तक उनकी समझ में ये भी आ चुका था कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। ये लोग बिना पैसे लिए उसे छोड़ेंगे नहीं और रकम भी मोटी ही लेंगे। उसने नट्टू भाई से कहा, आप बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। ये सब तो तुम्हें किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचना चाहिए था। मजे लिए है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मेहता के बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसने 15 लाख रुपए कम किए। इस तरह 35 लाख रुपए में समझौता हो गया। मेहता ने डिम्पल से छुटकारा पाने के लिए 35 लाख रुपए लाकर दिए। पैसा देकर मेहता को लगा कि अब वो डिम्पल नाम के झंझट से मुक्ति पा गए हैं। पर 10 दिन बाद ही डिम्पल का फिर से फोन आ गया। उसने उनसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये मेरा ही बच्चा है? तुम्हारा पति भी तो है, उसका भी तो हो सकता है। मेहता ने कहा, मेरा पति भले है पर कई महीने से उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। डिम्पल बोली, अगर ऐसी बात है तो बच्चा गिरवा दो, उसमें भी तो खर्चा लगेगा, खर्चा कौन देगा? डिम्पल तुनक कर बोली, फिर आजकल गर्भपात कराना भी तो इतना आसान नहीं है। खर्चा तो मैं दे चुका हूँ, उसी में से खर्च करो। मेहता ने कहा, वो मेरी जिंदगी बिताने का खर्च है, बच्चा गिरवाने या पालने के लिए नहीं है। बच्चा गिरवाने का खर्च तुम्हें ही देना होगा। और हाँ, चुपचाप दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर उंगली टेढ़ी करनी पड़ी तो बुरी तरह से फंस जाओगे। डिम्पल ने धमकी दी, क्या कर लोगी तुम? मेहता ने भी शक्ति दिखाई। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उस दिन वो शाम को ऑफिस से निकले तो गेट के बाहर डिम्पल खड़ी मिल गई। उसके साथ 4 आदमी और भी थे। उन सबको देखकर मेहता जी के हाथ पैर फूल गए। सभी ने मेहता को घेर लिया। डिम्पल बोली, मेहता जी पैसे दोगे या यहीं पर अभी शोर मचाऊं? मेहता जी बुरी तरह फंस गए थे। अगर शोर शराबा या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता तो उनके ऑफिस के सामने उनकी पोल खुल जाती। मजबूरन पैसे देने के लिए उन्हें हामी करनी पड़ी। इस बार भी मेहता जी को 11 लाख रुपए देने पड़े। इस बात से मेहता जी को पूरी तरह से समझ में आ गया कि डिम्पल का पूरा गैंग है जो उसके माध्यम से लोगों को फांस कर रुपए ऐंठता है। सब कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो पछता भी बहुत रहे थे, पर अब पछताने से क्या हो सकता था? इतने रुपए देने के बावजूद भी वो डर रहे थे कि फिर किसी बहाने से डिम्पल उनसे रुपए ना मांग बैठे। आखिर उनका डर सच निकला। 15 दिन भी नहीं बीते थे कि मेहता जी के पास सूरत के थाना वारछा से फोन करके धमकी दी गई कि अगर उन्होंने डिम्पल को 15 लाख रुपए नहीं दिए तो उन पर डिम्पल का जबरदस्ती गर्भपात कराने का मुकदमा दर्ज करके
जेल भेज दिया जाएगा। जेल जाने और बदनामी के डर से मेहता जी ने जैसे तैसे करके डिम्पल को 15 लाख रुपए और दे दिए। इसके बाद फिर उन्हें धमकाकर 50,000 रुपए ले लिए गए। इतने रुपए लेने के बाद भी मेहता जी को और रुपए देने के लिए धमकाया जाता रहा। जब मेहता जी को लगा कि डिम्पल और उसके साथी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो वो थाना कोतवाली ऊंझा जाकर थाना प्रभारी SD वाघेला से मिले। उन्हें पूरी आपबीती सुनाकर कहा, सर किसी तरह मुझे इन लोगों के चुंगल से मुक्त कराइए। इन लोगों ने मुझे कंगाल तो कर ही दिया है, अब मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। इंस्पेक्टर ने मेहता जी से एक प्रार्थना पत्र लेकर डिम्पल पटेल और उसके साथियों मौलिक कुमार पटेल, NCP नेता नटवर, अंकित कुमार पटेल और सनी कुमार पटेल के खिलाफ सामाजिक बदनामी और झूठी शिकायत कर फंसा देने सहित सोची समझी साजिश रचकर 58.5 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज करा दिया। सभी आरोपी ऊंझा के रहने वाले थे। मुकदमा दर्ज होते ही कोतवाली प्रभारी ने सभी दोषियों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। कार्रवाई करते हुए उन्होंने सभी के फोन सर्विलांस पर लगवा देने के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ऊंझा SOG से भी मदद मांगी। जांच के बाद पुलिस को आरोपियों के फोन नंबर मिल चुके थे, जिन्हें सर्विलांस पर लगा दिया गया था। सर्विलांस के आधार पर कुछ ही घंटों में ऊंझा की SOG टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी को कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। उनसे पूछताछ के बाद अगले दिन यानी 7 अगस्त की सुबह कोतवाली पुलिस ने उनावा के पास से डिम्पल को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों से की गई पूछताछ में पता चला कि मौलिक पटेल और महादेव चौधरी के खिलाफ इससे पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जबकि ऊंझा के NCP नेता नटवर भाई उर्फ नट्टू भाई ठाकुर के खिलाफ मारपीट, जुआ खेलने तथा आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज है। सुजीत कुमार के खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, तो अंकित और सनी के खिलाफ मारपीट और हत्या की कोशिश के मुकदमे दर्ज थे। यही नहीं, जांच में ये भी पता चला है कि मेहता जी को हनी ट्रैप में फंसाकर 58.5 लाख रुपए ठगने वाले इस गैंग ने इससे पहले डिम्पल के साथ मिलकर जिले के ही 3 अन्य लोगों को ठगा था। इनमें 7 महीने पहले इसी तरह उन्नावा के रहने वाले एक मारवाड़ी को उसने प्रेम जाल में फंसाकर 2 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। 7 अगस्त को ही गिरफ्तार सभी दोषियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस रिमांड के दौरान उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जो इस गैंग द्वारा ठगे गए थे। पुलिस के कई बार कहने पर भी वो लोग सामने नहीं आए। शायद बदनामी के डर से वे सामने नहीं आए। बदनामी के डर से ही तो उन लोगों ने इस गैंग को लाखों रुपए सौंप दिए थे। रिमांड के दौरान पुलिस ने इस गैंग से 15,30,000 रुपए बरामद किए थे। रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को दोबारा अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।